सो हेलो एस्पिरेंट्स। अभी हमने क्या किया था, भारत में संवैधानिक विकास को हम पढ़ रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के में जो भी सुधार होते हैं और जो भी अधिनियम बनते हैं ब्रिटिश संसद द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके सारे चार्टर अधिनियम 1853 तक हम पढ़ चुके हैं। और ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1858 से लेके भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे घटना चक्र के, और जहाँ जरूरत होगी हम कॉन्स्टिट्यूशन से इटसेल्फ देखेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम कैसे कैसे इन सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम यहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश संसद है, इसको प्रिटेक्स्ट मिल गया, एक बहाना मिल गया कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दें और डायरेक्ट इंडिया के सारे कंट्रोल को इंडियन कॉलोनी यानी भारतीय उपनिवेश के सारे नियंत्रण को अपने क्राउन के अधीन कर लिया। ब्रिटिश संसद के अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। तो इसमें क्या मोटी मोटी बातें हैं उनको हम देखते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। इसका पूरा नाम रहता है द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेटर गवर्नमेंट क्या ही होता है, फिर जलियांवाला बाग और ढेर सारे दमन हमको देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका नाम ये था, कभी पूछ सकता है कि इसका नाम क्या था पूरा। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया, वही 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, फिर अब क्या है, गवर्नर जनरल का जो पद है इसको वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है ना, गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसे वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है ना, गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कहा जाने लगा। और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग यही अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन बाद में भी देखिए, अब गवर्नर जनरल पद इतना फेमस हो गया कि वायसराय भी गवर्नर जनरल कहलाते रहते इंटरचेंजेबली। ठीक है ना, कहलाते रहते। उस पद का जो ऑफिशियल नाम था वो वायसराय था। तो कहीं ये मत देखिएगा कि गवर्नर जनरल पढ़ ले तो ये वायसराय को गवर्नर जनरल क्यों लिख रहा है, उतना समझ लीजिएगा। ठीक है मित्रों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, इनको समाप्त करके सारे अधिकार किसको दे दिए गए? भारत के राज्य सचिव को। ठीक है, इनके भारत के राज्य सचिव के बारे में भी मैंने बताया था कि ये ब्रिटिश संसद का मंत्रिमंडल के सदस्य के बराबर ये पद था। एक मतलब ब्रिटिश संसद में मंत्री था लगभग ये। ठीक है, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल समाप्त हो गया, 15 सदस्यीय। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकते हैं वही हम ध्यान से देखेंगे। बाकी जो छोटे मोटे फैक्ट्स हैं ये आप चाहे तो पुस्तक ले सकते हैं, मुझे ठीक लग रही है फैक्ट के हिसाब से, लेकिन कुछ ओवरबर्डन न हो जाए फैक्ट से, आपको समझना है। ठीक है, फिर क्या करा, गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के लिए बाध्य कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल है ये भारत सचिव की आज्ञा से बाध्य है, भारत सचिव की आज्ञा को मानना ही मानना है इसको, इस अधिनियम के द्वारा। ये क्या दिखा रहा है कि जो भारत सचिव है, जो इंडियन सेक्रेटरी है ब्रिटिश संसद में, उसके आदेश को मान रहा है गवर्नर जनरल। तो एक तरह से ये क्या हो रहा है, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कार्य कर रहा है गवर्नर जनरल, अगर उसकी आज्ञा से बाध्य हो रहा है। ठीक है, भारत राज्य सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का कारण क्या है? वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था, ब्रिटेन के कैबिनेट का एक मेंबर था, वो मंत्रिमंडल का सदस्य। ठीक है, मंत्रिमंडल वगैरह सब एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि वो ब्रिटेन में कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का पद रखता था। अभी राज्य सचिव क्या है? मार्ले मिंटो सुधार आप पढ़ेंगे तो उसमें मार्ले, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड में मॉन्टेग्यू, ये लोग भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है ना, भारत परिषद अधिनियम भारत में विधायिका से संबंधित है, भारत में विधि निर्माण वाली जो बॉडी है उससे संबंधित है। तो इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व तो सबसे पहले कब मिलता है? जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, तो उसके 3 सालों बाद भारत में सर्वप्रथम
भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रारंभ होता है। कुछ भारतीयों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है भारतीय परिषद में, ठीक है ना, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को कानून बनाने में सम्मिलित किया जाता है प्रक्रिया में। 1861 उनको बस चर्चा में भाग लेना आ रहता है, अभी वो प्रश्न उसमें नहीं पूछ सकते हैं, अगले अधिनियम द्वारा उनको प्रश्न पूछने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है सर्वप्रथम। लेकिन ध्यान रखिएगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जो महामहिम राज्यपाल होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, उनको जो अध्यादेश करने की शक्ति है, जारी करने की जो शक्ति है, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है। ये पहली बार हो रहा है। और उनकी शक्ति कहाँ से प्रेरित हो रही है, सारे के सारे मैक्सिमम प्रावधान जो भारतीय संविधान के हैं वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से है, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आमतौर पे आप यही ध्यान दीजिएगा कि वो संविधान में अगर पूछ रहा है, संविधान का ही पूछता है, ये फैक्ट कंफ्यूज करने के लिए रह जाता है आपको, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन जब आएगा तो, ठीक है। मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को क्या हो गया, विधायी शक्ति देके अब उनको विधि निर्माण में सक्षम कर दिया गया। तो ये शक्ति कब गई थी, 1833 का जो भारत चार्टर एक्ट था, उसमें ये शक्ति मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों की चली जाती है। जब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में, तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां चली जाती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो अब ये उनको अपना विधि निर्माण करने की शक्ति वापस सौंप दी गई, ठीक है ना। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत, ठीक है ना, शक्ति विभाजन के सिद्धांत की परिकल्पना की गई, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्ट नहीं पूछाएगा, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में कानून बनाने की शक्ति जैसे लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की, ठीक है ना। तो वायसराय को विधि निर्माण की शक्ति थी। सदस्यों की संख्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सदस्यों की संख्या इतना नहीं पूछता है, बहुत छोटी कार्यकारी विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का आकार बहुत छोटा था। 6 सदस्य थे कम से कम, अधिकतम 12 सदस्य हो सकते थे, ठीक है। फिर क्या लिख रहा है इसमें कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्य 2 साल था, ठीक है ना। कुछ प्रांतों का गठन होता है, जैसे अभी तक 3 प्रोविंस हुआ करते थे, बंगाल प्रोविंस और बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इसके बाद अब प्रोविंस बनाया जा रहा है। तो बंगाल एक प्रोविंस बना और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये एक प्रोविंस बनता है और पंजाब प्रोविंस बनता है, ठीक है ना। फिर बाद में देखिए हमारा उत्तर प्रदेश भी, ठीक है, वो भी एक आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ऐसे करके एक प्रोविंस बनेगा। 1937 वगैरह में जाके बनता है वो, 1935-37। फिर क्या हो रहा है, कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को मिलता है, ठीक है ना, नियम आदेश बना सकता है। वायसराय की शक्ति बहुत विस्तृत रहती है भारत में। भविष्य में प्रतिनिधि सरकार का शुभारंभ करने का इसमें प्रावधान रहता है, ठीक है मित्रों। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको लोड नहीं लेना है वहाँ पे, ठीक है। मैं स्किप कर रहा हूँ, तो मतलब आप भी उसको थोड़ा सा लाइटली देख सकते हैं, मोटा मोटा, ठीक है। किस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रांतों में विधान सभाओं में विधि निर्माण के लिए सशक्त किया, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। फिर क्या है, अब एक तो आ गया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब फिर भारत परिषद के और सुधार करने के लिए ये दूसरा एक्ट आता है 1892, ठीक है ना। तो केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार मिलता है, ठीक है ना। वायसराय को केंद्रीय विधान परिषद के अलावा और जो अतिरिक्त सदस्य हैं उनको मनोनीत कर सकता है, डायरेक्ट अपॉइंट कर सकता है, ठीक है ना। जब एक व्यक्ति कई व्यक्तियों को अपॉइंट कर सकता है, ऊपर से अपॉइंटमेंट नीचे की ओर होता है, तो उसको मनोनीत कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 या न्यूनतम 10, अधिकतम 16, ठीक है ना। गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, ठीक है। ये सब प्रश्न मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि ये पूछेंगे कहीं, ठीक है। देखिए इसमें एक इनडायरेक्ट निर्वाचन का प्रावधान होता है, ठीक है ना। केंद्रीय विधान परिषद में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
जो अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी नीति अपनाई गई? परोक्ष निर्वाचन, माने इनडायरेक्ट। परोक्ष का मतलब होता है जो आंखों के पीछे हो, अप्रत्यक्ष हो, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, ठीक है। अब अपरोक्ष का मतलब, अपरोक्ष शब्द बहुत कम प्रिविलेंट है, नहीं होता। अपरोक्ष का मतलब होता है सामने, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी का टर्म है। परोक्ष का लगता है लोगों को कभी कभी मतलब लगता है कि परोक्ष का मतलब सामने। परोक्ष का मतलब सामने या स्पष्ट या सीधे नहीं होता। परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति, ठीक है ना। कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वोटिंग की शुरुआत हुई 1892 के भारत विधान परिषद अधिनियम, ठीक है ना। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, ठीक है ना। फिर केंद्रीय व प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पे बहस करने व प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये प्रश्न बनता है कि बजट पे बहस करने व प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला? 1892। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिलता है 1909 में, ठीक है ना। नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था वायसराय की पूर्व समिति। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जो मैं बता रहा था, गवर्नर जनरल, यानी वायसराय को अभी भी गवर्नर जनरल कहा जा रहा है। उसका ऑफिशियल नाम भले ही वायसराय है, लेकिन उसको अभी भी गवर्नर, क्योंकि काफी प्रिविलेंट हो गया है ना 100 सालों में। आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है ना। कि विधि निर्माण का अधिकार, गवर्नर जनरल जो है वो चाहे तो विधि निर्माण भी कर सकता था, ठीक है ना। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। प्रांतीय परिषद के जो अतिरिक्त सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। कैसे चुने जाते थे? विश्वविद्यालयों से, नगर पालिकाओं से, जिला परिषदों से, व्यापार संघ से, जमींदारों से, इन लोगों की सिफारिशों से जो सदस्यों का, ये पढ़ा ना अभी हमने, परोक्ष निर्वाचन, यानी इस तरीके से यहाँ से चुने जा रहे हैं। डायरेक्ट निर्वाचन नहीं है कि आम जनता उठ के वोट डाल दी, ठीक है ना। वो आएगा जब भारत आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जब आएगा उसके अनुसार होगा। 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर होता था, ठीक है ना। तो देखिए, केंद्रीय परिषद दो स्तर पे था। जो केंद्रीय स्तर पे एक परिषद हुआ करती थी, और क्या होता था, प्रांतीय स्तर पर परिषद हुआ करती थी। प्रांतीय, जो कि केंद्र स्तर पे कुछ विधि निर्माण बना रहे, कुछ प्रांतीय स्तर पे विधि निर्माण बना रहे। तो इसके गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी का सदस्य का मतलब जिनके पास कोई विभाग नहीं है, मंत्रालय नहीं है, ऐसे नॉर्मल सदस्य गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान संसद में जो मंत्री हैं वो तो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, मंत्री परिषद का हिस्सा होंगे, और जो अन्य सदस्य हैं वो कहलाते हैं गैर सरकारी सदस्य, ठीक है ना। गैर सरकारी सदस्य मतलब सामान्य सदस्य जिनके पास कोई विभाग मंत्रालय नहीं है, ठीक है ना। तो नीचे वाले जो परिषद है उसके गैर सरकारी सदस्य सिफारिश करते थे, तो केंद्रीय परिषद की बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे आप लोग, फिर ओवरबर्डन हो जाएंगे। जो समझ रहे हैं उसको समझ में, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न नहीं बनते हैं सब चीज़ों से, मैंने आपको बता दिया फिर भी, ठीक है। प्रश्न अभी आप देखेंगे कि 1935 के अधिनियम और 1919 में मोटी मोटी बातों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है ना। अभी पूरक प्रश्न और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला है। कि अभी क्या होता है कि भारतीय संसद में आप कभी संसद की कार्यवाही देखेंगे तो प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बाद पूरक प्रश्न भी पूछ लेते हैं, जो मंत्री उसका जवाब देते हैं, जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो पूरक प्रश्नों का, तर्कपूर्ण प्रश्नों का जवाब देते हैं, लिखित जवाब देते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। तो अभी ये सारे अधिकार नहीं मिले उनको, केवल प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। व्यवस्थापिका सभा की वास्तविक परामर्शदायी परिषद थी, ठीक है ना। जो विधान सभाएं थी वो परामर्श देने का काम करती थी। विधि निर्माण का जो मेन काम करता था वो वायसराय करता था, ठीक है ना। इस अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दल नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। और सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए, इस अधिनियम में जो सुधार किए थे इसका पूरा लाभ उठाने के लिए बोला था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। थोड़ा हिस्ट्री में घुस रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, ये लोग इसमें अपना सदस्यता लेते हैं, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बनने वाले भारतीय नेता होते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद तीसरा भारत परिषद अधिनियम आता है जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, ठीक है ना। यही प्रश्न देखिए पहला लिखा है कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम भी। मार्ले कौन है, भारत के राज्य सचिव थे, और मिंटो उस समय हमारे वायसराय थे, ठीक है ना। भारत परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ, ठीक है ना। तो एक साल बाद लागू होता है, एक साल लग जाता है आमतौर पे किसी भी अधिनियम को लागू होने में, ठीक है। अब देखिए अभी न्यूनतम संख्या कितनी थी, 6 से 12 16 ऐसे संख्या थी। अब केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा के 60 कर दी गई, ठीक है। धीरे धीरे सदस्यों की संख्या बढ़ रही है ना। अब देखिए इस अधिनियम द्वारा वायसराय के परिषद की कुल सदस्यों की संख्या क्या हो गई थी, वायसराय, अब वायसराय के परिषद, ये केंद्रीय परिषद में 60 सदस्य हैं और वायसराय की परिषद में 69 सदस्य हैं, 69 सदस्य, ठीक है। मार्ले मिंटो ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व का, मुसलमानों के लिए जो मुस्लिम क्षेत्र थे उनको अलग क्षेत्र बना दिया गया कि वहाँ पे केवल मुस्लिम वोटर जो है वोट डालेंगे, और मुस्लिम व्यक्ति को किस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई, ठीक है ना। मतलब जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उन एरिया को डिमार्केट करके, उनका परिसीमन करके वहाँ पे केवल मुस्लिम व्यक्ति ही वोट डालेगा और मुस्लिम सदस्य ही चुना जाएगा, भले ही वहाँ थोड़े हिंदू हो, बंगाली हो, इस तरीके का प्रावधान किया गया 1909 में, ठीक है ना। तो इसको सांप्रदायिक पंचायत, यहाँ पे देखो फूट डालो राज करो की नीति प्रदर्शित हो रही है, ठीक है ना। फूट डालो राज करो की नीति पृथक सामुदायिक, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है ना, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। सुधार क्या है, ये तो बर्बादी है, वही फूट डालो राजनीति करो। भविष्य में देश के विभाजन की आधारशिला, ठीक है ना, वही है मार्ले मिंटो भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है ना। मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी सुविधाएं, पृथक निर्वाचन, ठीक है ना, मिंटो ने क्या दिया, पृथक निर्वाचन, ठीक है ना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता है मिंटो। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाते बढ़ाते फिर आंग्ल भारतीयों के लिए लाते हैं, फिर दलितों को भी आप ये दे देते हैं, ठीक है ना। जब आपका 1928-29 में जब ये चलता रहता है, सारा गोलमेज सम्मेलन चलते हैं, तो गोलमेज सम्मेलनों में ये सांप्रदायिक पंचायत दे देते हैं और पूना पैक्ट होता है, वो सब हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधि सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ा के फूट डालो राज करो की नीति, ठीक है ना। ये मतलब क्या, एकता को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। जैसे इनको खतरा था ना 1857 की क्रांति में, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर इनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, तो ये इसलिए इनको तोड़ रहे थे। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी, ठीक है ना। तो मॉर्ले ने कैसे मिश्रित निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी, ठीक है ना। वो जो सचिव था वो कह रहा था अरे एक साथ ही मतलब ये लोग निर्वाचन देंगे, उतना कोई नहीं है। विधान निर्माती परिषद को सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया। इसका नाम जो था व्यवस्थापिका सभा, जो विधि निर्माण का कार्य कर रही थी उस सभा का नाम व्यवस्थापिका सभा रख दिया गया, ठीक है ना, इस अधिनियम द्वारा। इसके लिए एक समिति बनाई, मिंटो ने एक समिति बनाई थी एटी अरुंडेल के, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वायसराय की परिषद में, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहली बार, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सम्मिलित किया गया, ठीक है। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सबसे पहले प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सम्मिलित किया गया, ठीक है ना। केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों का विस्तार अधिनियम, ठीक है ना। केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों का विस्तार किया गया, ठीक है ना, 1909 में। ये तो कहने की बात है, इतना क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कैसे लगता है क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थी, 3 थी, ठीक है ना। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, ठीक है ना, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 में। 1992 में क्या था, बजट पर चर्चा करने का और केवल प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार, ठीक है। निर्वाचन की शुरुआत क्या की, 1892 में। कैसा निर्वाचन था, परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है ना।
अब क्या हो रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। इसमें जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है ना, जो फूट डालो राज करो नीति के आधार पर और विस्तार किया जाता है, अभी देखते हैं, ठीक है ना। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। उत्तरदायी शासन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरदायी शासन टर्म कहाँ कॉइन हुआ था, कहाँ पे शुरू हुआ था, 1919 के भारत शासन अधिनियम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। ठीक है, 1919 में अगस्त घोषणा, ठीक है ना, चेम्सफोर्ड ने एक अगस्त घोषणा की थी और अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों को इसमें सम्मिलित किया था। क्या थी अगस्त घोषणा, आप थोड़ा बैकड्रॉप में जाएंगे तो एक आंदोलन चल रहा था, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन के बाद ये सारी चीज़ें ये प्रावधानित करते हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो जो होम रूल आंदोलन चल रहा था श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा और क्या बोलते हैं आपको बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा, तो उसमें उसको शांत करने के लिए, आंदोलन के लिए जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है वो अगस्त घोषणा करते हैं, तो उसके सिद्धांतों को इसमें शामिल करते हैं, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। वो हिस्ट्री में हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1919 का पारित होता है दिसंबर 1919 में, ठीक है ना। ये है 1921 में ये लागू होता है, 2 साल लग जाते हैं इसको लागू करने में, ठीक है ना। 2 साल क्यों लग जाते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, फिर रॉलेट वाला विरोध होता है, फिर असहयोग आंदोलन वगैरह चलता रहता है, तो इस वजह से थोड़ा 1-2 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, तो प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, कुछ विषय जो हैं प्रांतों के वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और कुछ विषयों को क्या किया जाता है, रिजर्व रखा जाता है गवर्नर के लिए, ठीक है ना। तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए उन्होंने क्या किया, द्वैध शासन लगाया प्रांतों में, केंद्र में नहीं। ये टर्म ध्यान दीजिएगा, केवल द्वैध शासन देके 1919 मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, 1935 केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। प्रश्न आता है, ठीक है। प्रांतीय कार्यकारी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया, वही अभी बताया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित मतलब जिसपे वायसराय का कंट्रोल है, वायसराय के इच्छा के बिना नहीं हो, और हस्तांतरित में जो प्रांतीय सदस्य हैं, प्रांतीय विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो उस पर अपना फुल पावर यूज करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत गौड़ विषय थे, ठीक है। हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे, ठीक है, मंत्रियों की सलाह पर, ठीक है। मंत्री वहां पे जो भी चुन के आते थे वो राज्य के गवर्नर। आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पे कार्य करते थे, ठीक है ना, तो कार्यकारी परिषद की सलाह पर, ठीक है ना। मंत्री जो हो गया एक तरह से प्रतिनिधि समूह हो गया, और जो कार्यकारी समूह है ये गवर्नर द्वारा ये अपॉइंटेड बॉडी हुआ करती थी, ठीक है। बहुत डिटेल में आपको जाना नहीं, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, अभी आप देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। सुन लीजिए आप ध्यान से बस इन्हें। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया, ठीक है। एक विषय केंद्रीय विषय बनाएगा और प्रांतीय विषय बनाएगा, तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। और भारत में जो शक्ति विभाजन, जो हम भारतीय संविधान के जो 7वीं अनुसूची में जो शक्ति विभाजन देखते हैं, वो कहाँ से प्रेरित है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से, ठीक है ना। ये पूछेगा सर्वप्रथम केंद्रीय और प्रांतीय विषय कहाँ से आए, तो 1919 का आंसर लगाएंगे। और ये पूछेंगे भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो आप बोलेंगे वो कहाँ से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। थोड़े से माइन्यूट से डिफरेंस पे मित्रों प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से वो प्रश्न बनाते हैं, मैंने तो देखा है कई बार ऐसे ही प्रश्न बनाते हो, कंफ्यूज करते हैं। प्रांतीय और केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था नियमों के अनुसार, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ, एकात्मक से संघात्मक की ओर परावर्तित करने की पृष्ठभूमि, ठीक है। जो संघीय की पृष्ठभूमि 1935 का भारत शासन अधिनियम ही आप आंसर लगाइएगा, यहाँ पे फैक्ट के रूप में आप देख रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत विकास होता था केंद्र सरकार का, ठीक है ना। केंद्र जो थी, केंद्रीय विधान परिषद थी, उसका ही महत्व था ना। संघात्मक सरकार धीरे धीरे बढ़ रही है। भारतीय संघ की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। और कहाँ से प्रेरित है, कनाडा से, ठीक है। ये 1919 मत लगा लीजिएगा आप लोग यहाँ देख के, ठीक है।
ये समझने के लिए है बस, ठीक है। कितने प्रांतों में द्वैध शासन लगा? 9 प्रांतों में, ठीक है ना। अभी क्या है, प्रांतों में विधान परिषद एक सदनीय है, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या करेंगे, जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आएगा तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रांतों में जो विधान परिषद है वो द्विसदनीय कब होती है? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ठीक है। विधानसभाओं में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की का शुरुआत किया गया 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसके द्वारा कई निर्वाचन होते हैं, 1921 में होता है, 1921 या 22 में, और उसके बाद 1945 में भी होता है। 1937 वाला जो निर्वाचन है वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा होता है। अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन जब आएगा तो, ठीक है ना। तो इसमें पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई और कुछ महिलाओं को भी इसमें दिया गया था, लेकिन उनको प्रत्यक्ष नहीं था महिलाओं को, ठीक है ना। प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। अब देखो, पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन को ये इन्होंने बढ़ा दिया, विस्तार कर दिया। किसके किसके लिए? सिखों के लिए अलग से बोल दिया, भारतीय ईसाइयों के लिए अलग से निर्वाचन दे दिया इन्होंने, भारतीय ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए अलग क्षेत्र, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग क्षेत्र, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने सांप्रदायिकता का विस्तार कर रहे हैं भारत में, फूट डालो राज करो की नीति, ठीक है ना। और 1935 में क्या करेंगे, महिलाओं के लिए अलग क्षेत्र, दलितों के लिए अलग क्षेत्र। तो उसी पे वो गांधी जी पुनः वो क्या करते हैं, आमरण अनशन करते हैं और वो पुनः समझौता होता है और उनके लिए एक विस्तृत आरक्षण की, SC ST के लिए एक विस्तृत आरक्षण की नींव रखी जाती है, ठीक है। वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्रांतीय विधान परिषद में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी मनोनयन के द्वारा, ठीक है। इनके लिए अलग से अभी कोई एज सच कोई वो नहीं बनाया गया था, क्या बोलते हैं सांप्रदायिक क्षेत्र नहीं इनके लिए बनाए गए थे, अलग से क्षेत्र नहीं दिया गया था, लेकिन इनको रिजर्वेशन देने के लिए, इनको प्रतिनिधित्व देने के लिए इनको मनोनीत किया जाता था, दलित वर्ग के, श्रमिक वर्ग के लोगों को, ठीक है ना। फिर बाद में यही अगले गोलमेज सम्मेलनों में मैकडोनल्ड सांप्रदायिक पंचायत का दे देते हैं, कम्युनल अवार्ड दे देते हैं इनको, दलितों को, ठीक है ना। यानी दलितों को एक अलग इंटिटी बना देते हैं, ठीक है ना। जैसे मुस्लिम अब पाकिस्तान की मांग करने लगते हैं तो दलित भी एक अलग देश की मांग उठ सकती थी उस समय, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या रहता है, राष्ट्रीय एकता के लिए क्या क्या कार्य होता है, हिस्ट्री का पार्ट है वो। फिर क्या है, मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी, अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग, ठीक है ना। प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसके द्वारा दिया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा, ठीक है ना। विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था, ठीक है ना। विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया, सारा 1919 के बारे में ही हो रहा है, तो आप बस ये देख लीजिए, विधानमंडल के समक्ष प्रतिवर्ष क्या होता था, एक बजट प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है ना। इनका कार्यकाल 3 वर्ष था, ठीक है ना। सत्र बुलाने भंग करने की शक्ति गवर्नर को थी, ठीक है ना। द्वैध शासन प्रणाली ने, देखिए आज आज राज्यपाल को गवर्नर क्यों कहते हैं, दिख रहा है ना, ये कॉलोनियल लिगेसी, गवर्नर, ये सदन, विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, गवर्नर, ठीक है ना। द्वैध शासन प्रणाली में संतोषजनक ढंग से कार्य किया पंजाब ने, ठीक है। मंत्री मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकते हैं, तो मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पे रह सकते हैं, प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे जब आर्टिकल 73, 74, 163, 164, तो उसमें आएगा प्रसाद का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है वायसराय की अनुमति से, ठीक है। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, 1919, ठीक है ना। केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था 1919, ठीक है। कंफ्यूजिंग फैक्ट दे रहे हैं यहाँ पे, आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना।
ठीक है। ये मूडीमैन समिति, ध्यान दीजिएगा, मूडीमैन समिति का गठन होता है 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए, ठीक है। ये बीपीएससी एमपीपीएससी ऐसे अतरंगी प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है ना। यूपीएससी में भी इस तरह के आते हैं, इतने डिटेल में तो बहुत स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में ही आएंगे, ठीक है। आते हैं, अगर आ जाते हैं तो आप लगा लेंगे क्योंकि कई ऑप्शन में रहते हैं वो। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल है, सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परातंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया, महात्मा गांधी ने बोला। क्यों आर्थिक शोषण? इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ की और प्रावधान है, ठीक है। और परतंत्र बनाने के लिए क्या हो रहा है? सांप्रदायिक पंचायत को विस्तार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देके भारतीय राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया जा रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद का दमन किया जा रहा है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है ना। भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन था? भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना। ये उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की व्यवस्था, अंतिम महत्वपूर्ण, ठीक है ना। सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की बात कहां से आती है? 1919 में, ठीक है ना। 1935 में, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं क्या थी? भारत में एक संघात्मक सरकार, अखिल भारतीय संघ बनाने की परिकल्पना होती है। उसमें क्या रहते हैं? अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश क्षेत्र रहेंगे और भारत के देसी रियासतें रहेंगी। भारत में जो भी छोटे मोटे राजा रहते हैं वो सारे उन सबको मिला के क्या करते हैं? एक अखिल भारतीय संघ बनाने की परिकल्पना होती है, जो कि कभी बन नहीं पाता है, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है कुछ वर्षों में, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चरम पे पहुंच जाता है। सब प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन, फिर केंद्र में द्वैध शासन। देखिए द्विसदनीय जो क्या बोलते व्यवस्था थी वो 1919 के अधिनियम में। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या है? कि जो विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद या राज्य विधान परिषद है, उसमें जो विधान परिषदें हैं, जो विधान परिषद है, उसमें दो हिस्से हैं। एक तो व्यवस्थापिका सभा है, और एक दूसरी विधायी सभा है, जो आज के लोकसभा और राज्यसभा से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और द्वैध शासन का मतलब क्या है? कि आरक्षित और हस्तांतरित, आरक्षित और हस्तांतरित, ये है द्वैध शासन का मतलब, ठीक है। तो ये जो द्विसदनीय व्यवस्था कहां से आ रही है? 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन लग रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन लग रहा है 1919 से, और केंद्र में द्वैध शासन लग रहा है 1935 से। ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसलिए मैंने जोर देके समझाया है, ठीक है। बस आपको टर्म ध्यान देना है, केंद्र में द्वैध शासन 1935, प्रांतों में द्वैध शासन 1919, ठीक है ना। द्विसदनीय व्यवस्था 1919, ठीक है ना। ठीक है, अगला देखते हैं। बहुत डिटेल में दिया, इतना डिटेल में नहीं क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 1935 में जो अवशिष्ट शक्तियां वो गवर्नर जनरल में निहित थी। अभी अवशिष्ट शक्तियां कहाँ पे हैं? अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है, ठीक है ना। उस समय गवर्नर जनरल में निहित थी, अभी राष्ट्रपति में। अवशिष्ट शक्तियां जैसे अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, जो संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, वो कहाँ पे है? वो संसद के अधीन है अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 में उद्देशित किया गया था। विषयों को विभाजित किया गया था, विषयों को विभाजित किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो भारत में जो शक्ति विभाजन है
या सूचियों की व्यवस्था है भारतीय संविधान में, इस समय कहाँ से ली गई है, यहाँ से ली गई है 1935 के भारत शासन अधिनियम। संघीय न्यायपालिका का गठन, ठीक है ना, संघीय न्यायपालिका का गठन हमारा 1935 में। बाद में सुप्रीम कोर्ट के विस्तार के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में के विस्तार के विकास में भाग देता है, ठीक है ना। भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, लेकिन कोई लिखित संविधान नहीं, एक तो एक्ट है ना, ब्रिटेन की संसद बना रही है, संविधान को ना भारतीय बना रही है, ठीक है ना। 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी, अब वर्तमान में कितनी थी, 395 और 12 अनुसूचियां हो जाती है, ठीक है। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, संघात्मक सरकार भारत शासन अधिनियम, अखिल भारतीय संघ, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों को के लिए अनिवार्य था, ठीक है ना। अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो भारतीय राजा हैं वो चाहे तो इसमें जुड़ सकते थे, चाहे तो वो अपना अलग रह सकते थे, ऐसा प्रावधान था, ठीक है। 1935 की जो ये एक्ट है, इसके अधीन संघ में सम्मिलित होने वाले सभी रियासतों के शासकों के लिए अंगीकार था कि वो विलय पत्र पर हस्तांतरण करें, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया गया था जो कि भारतीय देशी रियासतें थी उनको मिलाने के लिए, ठीक है ना। एकीकरण जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति, ब्रिटिश सम्राट, संघीय सूची में सशस्त्र सेनाएं, डाककार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसा कि आज है, ठीक है। जो किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं था वो गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं को उस पर अधिकार था विधि निर्माण करने का। इसका मतलब क्या, अवशिष्ट शक्तियां किसमें थी, गवर्नर जनरल में, यानी वायसराय में निहित थी, ठीक है ना। केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता था, ठीक है ना। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल और मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है, ठीक है। परिषद देख रहे हैं, 3 सदस्यीय परिषद। 1935 के मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार गवर्नर जनरल को, ठीक है। केंद्रीय कार्यपालिका में आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर जनरल भारत सचिव से पूछ के कार्य करता था। ठीक है, फेडरल न्यायालय, एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, फेडरल न्यायालय। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से प्रेरित है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना। और आयरलैंड के जो है आयरलैंड से भी प्रेरित है, ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। द्विसदनीय विधानमंडल, देखिए इनके इन राज्यों में चुनाव भी होता है 1937 में, बंगाल, बिहार, असम, मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा 1937 में चुनाव होते हैं इन राज्यों में, ठीक है ना। इसमें एक अनुदेश पत्र रहता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाहित होते हैं, और ये प्रेरणा कहाँ से आती है, आयरलैंड से आती है, ठीक है ना। संघीय न्यायालय की व्यवस्था रहती है, ठीक है ना, फेडरल न्यायालय जिसको कहते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं अब, ठीक है ना। क्वेश्चन लगाते हैं, स्टेटमेंट वगैरह थोड़ा आप चाहें तो देख लें, मेंस में लिखने के लिए आपको काम आता है। कि 1935 के अधिनियम में बोला कि ये कार है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है, मतलब ये रुका ही रहेगा, चलेगा नहीं कभी, ठीक है। नेहरू जी ने क्या बोला कि गुलामी के अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र है, इस अधिनियम के बारे में बोला था। लॉर्ड लिथगो ने बोला था कि भारत शासन अधिनियम इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका था, सर्वोत्तम तरीका है, ठीक है ना। भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, ठीक है ना। 1919 का अधिनियम है, तो पिछला वाला ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। आप बहुत फैक्ट आपने देख लिए, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में हमने लगाए थे, ये सारे फैक्ट हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। इसमें भी शॉर्ट में दिया है, घटना चक्र में भी काफ़ी अच्छे से दिया। क्या हो रहा है, किस निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है ना।
तो बजट पे बहस करने की शक्ति 1892 में इनको मिल जाती है, ठीक है ना, बी वाला। 1892 में इनको प्रश्न पूछने और बजट पे बहस यानी चर्चा करने का अधिकार मिलता है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से मिलता है, इस वाले से। सबसे पहले 1861 से ये सम्मिलित होते हैं। ब्रिटिश शासन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम से? यहाँ पे देखिए भारत परिषद अधिनियम जो 1861 है, इसमें क्या करते हैं, कुछ भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। फिर उन भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है 92 में, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पे भाग लेने का अधिकार। फिर प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होता है। 1892 में कुछ स्तर पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी परोक्ष निर्वाचन का शुरुआत होता है 1892 में। इस तरह के प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। यूपीएसआई वाले मित्र और जो भी हैं वो ध्यान देंगे, ठीक है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि, अभी ये लोग सोच रहे होंगे कि वो कहाँ गया, क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त कहाँ गया, पुलिस व्यवस्था की शुरुआत, वो सब हिस्ट्री का पार्ट है। इन्हीं एक्ट के थ्रू आता है वो, लेकिन हिस्ट्री का पार्ट है, वो हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। एक ही जगह पूरा विवरण देने पे बहुत ही लंबे हो जाएंगे वीडियोस, फिर आप और भी कंफ्यूज होंगे। पहले आप फैक्ट याद कीजिए, फैक्ट से एग्जाम जीएस का निकलेगा, ठीक है। जीएस का पोर्शन फैक्ट से ही तैयार होता है, ठीक है। कहानी आप समझ रहे हैं, कहानी के साथ साथ फैक्ट तैयार कीजिए, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 1909 मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है ना। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा मुस्लिम क्षेत्रों में क्या किया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। हाईलाइट ही नहीं हो रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना 1935 का भारत शासन अधिनियम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। संघीय न्यायपालिका की स्थापना फेडरल न्यायालय, ठीक है ना। इसके मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वायर थे, ये पूछ लेता था, पीसीएस से पूछा था एक बार। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में के प्रावधान से रहता है, लेकिन जिस साल एक्ट बना उसी साल थोड़ी हो जाएगा स्टैब्लिश, 1-2 साल लगेंगे ना, तो 1937 में, ठीक है। बहुत लोग ने 1935 ही लगा दिया, बहुत सही, गलत हो गया उतने में, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, ठीक है ना। केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम। अभी बहुत जोर दे के मैंने आपको ये बात समझाई थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते हैं, आप लोग द्वैध शासन देखते ही एकदम कूद जाते हैं 1935 1919, ऐसे नहीं करना है। केंद्र में द्वैध शासन 1935, प्रांतों में द्वैध शासन 1919, ठीक है ना। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 में किया गया था, ठीक है ना। केंद्र में द्वैध शासन सेम वही क्वेश्चन है 1935। 1919 में क्या, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ये तो 1909 मार्ले मिंटो में ही आ गया था, ठीक है ना। भारत परिषद अधिनियम 1909 में ही आ गया था। केंद्र तथा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है ना। तो केंद्र और प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण हुआ था, ठीक है, इसमें हुआ था 1919 में, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का। तो 1 और 3 सही है, ठीक। यूपीएससी प्री 2019। किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया था, ठीक है ना। यूपीएससी का प्रीलिम्स में मैं देखता हूँ कि 200 में 80, 90, 95, 200 में 95 नंबर लाने पे भी प्री क्वालिफाई हो जाता है। सीसैट काफ़ी टफ हो गया उसका, ठीक है। तो उसके जीएस के कठिन प्रश्नों को देख के घबराने नहीं, उसमें 50% ही आपको एक्यूरेसी रखनी है, 50% आपके सही हो जाते तो प्री क्लियर हो जाएगा।
बाकी कभी आसान कठिन भी होता रहता है पेपर। जैसे यूपी पीसीएस का अभी 2024 वाला प्री काफ़ी हट के पेपर था वो। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत, तो देखिए पेपर कठिन या आसान होने से आपको नहीं घबराना है, आपको अपना नॉलेज लेवल अन्य एस्पिरेंट से ऊपर रखना है, इसी को प्रतियोगिता कहते हैं, ठीक है ना। जिसका नॉलेज का स्तर अन्य प्रतियोगी छात्रों से, अन्य अभ्यर्थियों से अच्छा है, उसका चयन होगा, उसको सफलता मिलेगी। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतीय स्वायत्तता कहाँ से शुरू होती है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है ना। और 1919 में भी ये प्रावधान रहते हैं, ठीक है ना। तो प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कहाँ से हुई? शुरू के लिए 1919 पे जाएंगे आप, ठीक है ना मित्रों। शुरू हुई 1935 में, 1919 में, और विस्तृत किया गया स्वायत्तता का प्रावधान 1935, ठीक है। ये शुरू हुआ और उसको मिला। भारतीय संविधान की प्रेरणा कहाँ से है? 1935 से। प्रांतीय स्वायत्तता, अगर यही प्रश्न होता ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, भारतीय संविधान में प्रांतीय स्वायत्तता की प्रेरणा कहाँ से मिलती, तो 1935 आप लगाते, ठीक है ना। लेकिन शुरू बोल रहा है तो 1919 हुआ। इसी तरह के प्रश्न है, छोटी सी बात पे प्रश्न गलत हो जाते हैं। लोग कहते हैं मैंने तो बहुत जीएस पढ़ा था लेकिन मेरा प्रश्न गलत हो जाता है बार बार। जीएस क्यों? जीएस समझ में नहीं आती है। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई, ठीक है। पहली बार द्विसदनीय 1919 के द्वारा, ठीक है ना। कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाता है? 1919 का अधिनियम, ठीक है ना, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। मॉन्टेग्यू 1919 में कोई भी सुधार हो, 21 वर्ष से अधिक सभी महिलाएं, क्या सभी महिलाओं को कभी भी अंग्रेज देना चाहेंगे? मताधिकार का प्रयोग कभी नहीं देना चाहेंगे, ठीक है ना। 21 वर्ष से आयु की सभी महिलाओं को तो मिला ही नहीं था, सीमित। उस समय अप्रत्यक्ष चुनाव था, सभी पुरुषों को नहीं मिला था, सभी महिलाओं को काम मिल जाता था। कुछ महिलाओं को मिलता जो यूनिवर्सिटीज़ में होती, नगर पालिकाओं में होती, ठीक है, प्रभावशाली होती, तो उन महिलाओं को तो था लेकिन इनको नहीं था, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया 1935 में। सही बात है ये, ठीक है। दलितों के लिए, महिलाओं के लिए इसमें व्यवस्था की गई थी। पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, ठीक है। इसमें बी केवल 2 सही है। यूपीएससी 2021 का प्रश्न था, ठीक है। बस एक छोटी सी यहाँ पे बात ध्यान नहीं देती थी, सभी ध्यान आप देख लेते तो आपका आंसर सही हो जाता। आप समझ सकते थे यहाँ पे। ये इंट्यूशन का गेम होता है। जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको यहाँ पे अपना इंट्यूशन लगाना पड़ता है कि हाँ क्या सभी लोगों को मिल सकता है, तो उस समय कैसे पॉसिबल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रयागराज में 1920 या 21 में प्रयागराज में इसका वो होता है, क्या बोलते हैं, आयोजन होता है। भारत में पहली बार प्रयागराज में आयोजन हुआ था भारतीय सिविल सेवाओं का, इसीलिए प्रयागराज का शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्व बन गया है। अब तो दिल्ली एक बड़ा हब है सिविल सर्विसेज के लिए। यूपीएसआई वालों का भी स्वर्ग है, वो वहाँ पे लगे हुए हैं एकदम दिन रात, एकदम तैयारी अभ्यर्थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, बिल्कुल सही बात है। दोनों बात सही है, ठीक है ना, ए और सी दोनों सही है, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा 1919 के तहत कौन से होते हैं? 1919 के तहत एक तो ये 1926 वाला होता है, सही बात है। 1937 वाला जो चुनाव होता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसके तहत वो चुनाव होता है। अभी पढ़े थे ना वो 7 राज्य थे, 7 राज्य थे शायद, तो 1937 वाला उसके तहत, और ये 1945 वाला भी इसके द्वारा ही होता है, 1919 के द्वारा ही। तो ये वाला चुनाव और ये वाला चुनाव 1919 के द्वारा होता है। 1937 वाला चुनाव जो होता है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा होता है, ठीक है। कहाँ गया इसका आंसर? ठीक है, तो इसका है ए और सी आंसर है, ठीक है ना, ए और सी। 1926 और 1945 वाला चुनाव जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, ठीक है। आरएएस का प्रश्न है, बड़ा अतरंगी प्रश्न बना है, ठीक है। एग्जाम में आ जाए तो इंसान गच्चा खा जाए कि कहाँ से कौन सा हुआ था, ठीक है।
भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में, ठीक है। इसी प्रश्न से प्रेरित होकर उन्होंने ये प्रश्न बना लिया है, ठीक है। घटना चक्र वालों की भी नज़र बहुत तेज है, प्रश्न पकड़ लेते हैं कि कौन सा प्रश्न कहाँ से प्रेरित हो रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा अंतिम निर्वाचन कहाँ से हुआ, 1945 में हुआ, ठीक है ना। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है 1935 के भारत शासन अधिनियम से, ठीक है ना। वायसराय को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति का प्रारंभ कहाँ हुआ, 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, ठीक है ना। तो अब ये संसद की बात हो रही कि संविधान में भारतीय राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति की प्रेरणा कहाँ से आ रही है। तो आप ये देखेंगे कि ये 1935 का भारत शासन अधिनियम है, कोई नहीं लगाएगा कि 1919 या 1861 है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही है इसका। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, संविधान की प्रेरणा कहाँ है, ऐसे मैक्सिमम 1935 का है अधिनियम, ठीक है। आपको आंख बंद करके लगाना है, ठीक है। सारे प्रश्नों की एक ही है का, जब संविधान की प्रेरणा पूछे तो 1935 लगा देना आंख बंद करके, वही सही उत्तर होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से है तब आपको याद करना पड़ेगा, अरे ये बात कहाँ से शुरू हुई, ठीक है मित्रों। जब पूछे कि शुरुआत कहाँ से हुई है तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि अच्छा ये बात उस वाले अधिनियम में शुरू हुई थी। और जब पूछे संविधान में प्रेरणा कहाँ से मिली है तो 1935, आंख बंद करके लगाना है, ठीक है ना। आंख बंद करके एकदम उत्तर लगाएंगे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, फिर पूछ रहा है संविधान, वही आप आंख बंद करके 1935 लगा देंगे, ठीक है। में भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में नहीं है, अब इसको समझिए क्या है। अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान विशेषता है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो गवर्नर जनरल या वायसराय के पास, यानी कि वायसराय को आवंटित है, दूसरा वाला गलत हो गया, तो ये नहीं है, बी ही नहीं है। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात था, ठीक है, ये बात सही है। प्रांतीय स्वायत्तता का शुरुआत तो हो ही गया था, 1919 में भी था, यहाँ पे भी था, ठीक है। प्रांतीय स्तर पे द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया है, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था, ठीक है ना। और द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है, 1919 से, ठीक है। तो ये बी वाला गलत है इसका, ठीक है। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, एक संघीय व्यवस्था, ठीक है, अखिल भारतीय संघ बनाना, केंद्र में द्वैध शासन, ये सब 1935 का भारत शासन है। सारा प्रश्न 1935 पे ही पूछ रहा है क्या। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ये 1935 से, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट है। तो वही आपको मैं फैक्ट पढ़ा रहा था तो आपको लग रहा होगा कि ओवरबर्डन सा हो रहा है, लेकिन प्रश्न कहाँ से बन रहा है, बार बार 1935 के अधिनियम और छोटे छोटे बातों से प्रश्न बन रहे हैं, यूपीएससी तक के प्रश्न। अब उतने फैक्ट थे, सारे फैक्ट आप याद कर रहे हैं, आप यूपीएससी तक के प्रश्न जो है, अभी देखिए यूपी पीसीएस का है, यूपीएससी का प्रश्न है ये वाला, आप सिंपल से जानकारी से कर ले जा रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, पता नहीं क्यों, उतने डिटेल में पढ़ाना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है। कभी मान लीजिए डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है, आपके दिमाग में थोड़ा सा रहेगा तो 4 ऑप्शन में आप सही ऑप्शन पे क्लिक कर पाएंगे, सही ऑप्शन आप चुन पाएंगे, ठीक है। सारे यूपीएसआई के जो एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी वाले और यूपीएससी वाले, आरओ मेंस वाले, सब लोगों को बेनिफिट करेगा एकदम भर भर के ये वीडियो, ठीक है ना। निम्नलिखित में, अब ये कुछ लोग हैं एक ही पीडीएफ से करा दे रहे हैं, वैसे अब क्वेश्चन बैंक जुटा पाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए इन किताबों से मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। आपने पुस्तकें ले लीजिएगा अपने रिवीजन के लिए, ठीक है। दोबारा ये वीडियो देखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से पढ़िए, देखिए सब समझ में आएगा आपको। निम्नलिखित में किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना की, 1935, ठीक है, आंख बंद करके। स्थापित 1935 के अधिनियम द्वारा 22वां प्रश्न है, अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी, सी में, ठीक है ना। देखिए यूपी पीसीएस के मेंस में आया, फिर 2018 में आईएएस ने इसको उठा लिया है, यूपीएससी प्री 2019, यूपीएससी प्री को आईएएस प्री कह रहे हैं, ठीक है। ये सारे यूपीएससी निकालने वाले सारे आईएएस नहीं बन जाते, कुछ आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और कई तरह की 20-22 तरह की सेवाएं वो उसमें भी जाते हैं, ठीक है ना। एक संघीय, ये कोचिंग और सॉरी अब चैनल जी उस तरफ ले जाएंगे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू करने की व्यवस्था 1935 के अधिनियम द्वारा, ठीक है ना। अखिल भारतीय महासंघ 1935, ठीक है। बार बार उसी प्रश्न पे आ जा रहा हूँ। 23वां प्रश्न क्या,
कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ कि महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। तो ठीक है, देश का लिखित संविधान नहीं था, यही नहीं है, ठीक है। विधानसभा विधानमंडल में निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, ये सही है। संघ के लिए एक योजना, एक संघीय योजना अखिल भारतीय संघ बनाने का विचार कर रहे थे, ये भी सही है। विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समावाचित किया। सरकारी सदस्य का मतलब क्या होता है कि जो मंत्रिमंडल का हिस्सा है, मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं, उनको सरकारी सदस्य बोलते हैं। इनके पास विभाग या मंत्रालय होते हैं। और ऐसे सदस्य जिनके पास कोई विभाग मंत्रालय नहीं होते, उनको बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य, ठीक है। गवर्नमेंट 1935 का गवर्नमेंट ऑफ, क्योंकि सरकार जो होती है मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद को कहा जाता है, ठीक है ना। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? एक्ट ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यही सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता कहाँ मिलती है? 1947 में मिलती है। भारत के विभाजन का उल्लिखित था, इसमें कहाँ उल्लेख था? इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गई थी, नहीं हुई थी रियासतें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि इस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा, ठीक है ना। और 1937 में वर्मा अलग हो जाता है भारत से, ठीक है ना। संविधान सभा संविधान निर्माण प्रक्रिया अभी पढ़ेंगे हम, अभी 1-2 एक्ट बचे हुए हैं, हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन जो PDF में बचे हुए हैं उनको हम कर लेंगे, ठीक है मित्रों। अभी के लिए ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंसर्न आ रहा है कि ग्लेयर बहुत आ रहा है और भी सेटअप मेरा नया है, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें टैकल करेंगे, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट देंगे आपको, 2-3 PDF से मिला के। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आएगा, आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। GS में आप 90% से अधिक आप एक्यूरेसी के साथ उत्तरों को सही कर पाएंगे, ठीक है मित्रों। जय हिंद। आज के लिए ये सेशन समाप्त करते हैं।